आज हम अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन करेंगे। अपभ्रंश भाषा आदिकाल में प्रवृत्त हुई थी। आदिकाल की पूर्व की परिस्थितियों में भी हमें अपभ्रंश भाषा दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 तक स्वीकार किया। शुक्ल जी की इस मान्यता का आधार कदाचित उनका प्राकृताभास, अपभ्रंश एवं देशी भाषा को हिंदी मान लेना रहा है। शुक्ल जी के बाद के लेखकों ने भी अत्यंत श्रद्धा के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण किया है। सामान्य शब्दों में या सामान्य भाषा में यदि हम समझना चाहें तो अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे अधिक प्रमुख और जीवंत भाषा रही है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को केवल देसी भाषा अथवा गामेल भाषा यानी ग्रामीण भाषा कहा है, परंतु संस्कृत के व्याकरणों और अलंकार ग्रंथों में उस भाषा के लिए प्रायः अपभ्रंश तथा कहीं-कहीं अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अपभ्रंश नाम संस्कृत के आचार्यों के द्वारा दिया गया है, जो आपाततः तिरस्कार सूचक प्रतीत होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। कहा जा सकता है कि उस समय जो ज्ञानी लोग होते थे या पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके बोलने की भाषा संस्कृत होती थी और अन्य लोग अपभ्रंश में बोला करते थे। महाभाष्यकार पतंजलि ने जिस प्रकार अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया है, उससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते थे। इस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई और आगे चलकर यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई। दंडी 7वीं सदी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र में संस्कृत से इतर शब्दों को अपभ्रंश कहा जाता है। इसी प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्राकृत को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। पतंजलि आदि विद्वानों ने प्राकृत और अपभ्रंश नामों का प्रयोग समान अर्थ में किया है, परंतु भरत मुनि का नाट्यशास्त्र प्रथम ऐसी रचना है जिसमें अपभ्रंश का वास्तविक संदर्भ मिलता है। अब हिंदी साहित्य में यदि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखें, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अपेक्षित सतर्कता और दक्षता का सहारा लिया है। उन्होंने अपभ्रंश और हिंदी को भिन्न भिन्न रूपों में समझा है। इन दोनों भिन्न भाषाओं को एक मानने वाले विद्वानों को सावधान भी किया है। उनका कहना है कि यह विचार भाषा शास्त्रीय
और वैज्ञानिक नहीं है। द्विवेदी जी आगे चलकर कहते हैं, जहां तक नाम का प्रश्न है, गुलेरी जी का सुझाव है जो कि पंडितों को मान्य नहीं हुआ। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहां तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती साहित्य अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी का विकास लगभग 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया है। उनका कहना है, हेमचंद्र ने 2 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की चर्चा की है। दूसरी श्रेणी को हेमचंद ने ग्राम्य कहा है। वस्तुतः यह भाषा आगे चलकर आधुनिक देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। सुनीति कुमार ने अपभ्रंश के बारे में कहा है, यह मालूम नहीं पड़ता कि यह हिंदी ठीक ठीक कौन सी बोली थी, परंतु संभव है यह ब्रज भाषा या पश्चातकालीन हिंदुस्तानी के सदृश न होकर 13वीं शती में प्रचलित सर्वसाधारण की साहित्यिक अपभ्रंश ही रही हो, क्योंकि 13वीं या 14वीं शती ईस्वी में तक हमें हिंदी या हिंदुस्तानी का दर्शन नहीं होता। भारतीय आर्य भाषा और हिंदी प्रथम संस्करण पृष्ठ 190। राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में, वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग दिख पड़ती हैं। हिंदी काव्यधारा पृष्ठ 11-12। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में, आचार्य हेमचंद के पश्चात 13वीं शती के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 155वीं शती के पूर्व तक का काल संक्रांति काल था, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। नामवर सिंह का मानना है, यह देश भेद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग द्वितीय संस्करण पृष्ठ 54। बाबूराम सक्सेना के शब्दों में, विद्यापति के समय में आधुनिक भाषाओं का हिंदी, मैथिली आदि नाम अभी प्रचलित नहीं हुआ था। भाषाएं अभी अपभ्रंश ही कहलाती थीं, नहीं तो विद्यापति एक ही वस्तु को देसिल बना या अवहट्ट नहीं कहते। आगे डॉक्टर सक्सेना ने कहा है कि कीर्तिलता के अपभ्रंश को मैथिल अपभ्रंश कहना उचित होगा। कीर्तिलता विद्यापतिकृत भूमिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना पृष्ठ 19-20। उपर्युक्त मतों के अवलोकन के पश्चात हम सहज रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का विकास ग्राम्य या लौकिक अपभ्रंश से 13वीं शताब्दी के लगभग निश्चित होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि को स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है। जैन साहित्य बहुतायत से अपभ्रंश भाषा में ही लिखा गया है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए गए हैं, पौंचर्य, ऋट्ठणेमिचर्य तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौंचर्य को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौंचर्य में राम का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य
कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा णय कुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ भी कहा है। यह भी हमें भली प्रकार याद रखना है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। स्वयंभू के चतुर्मुख को पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। पद्धरि 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भवी असत्य कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास को जैन कवि रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को जाता है। उपदेश रसायन 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जो इंदु के द्वारा माना जाता है। जो इंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि, खुमान कवि, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शारंगधर एवं जोधराज। हिंदी साहित्य के आदिकाल का लक्षण निरूपण करने में जो पुस्तकें प्रमुख रूप से सहायक सिद्ध होती हैं वे इस प्रकार है। इनकी संख्या 12 है। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, अब्दुल रहमान कृत,
पौंचर्यु, स्वयंभूकृत रामायण, भव्य सत्य कहा, धनपाल कृत 10वीं शती, परमात्म प्रकाश, जोइंदुकृत बौद्ध गान और दोहा, स्वयंभू छंद और प्राकृत पेंगलम। उपर्युक्त पुस्तकों में प्राय सभी पुस्तकें अपभ्रंश में रचित हैं। इसमें 10वीं या 11वीं शती की कोई ऐसी रचना नहीं है जिसके आधार पर हिंदी के उद्भव की कहानी को पूरे रूप से कहा जा सके। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बलिराम में हिंदी के भावी स्वरूप को देखा जाता है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 12वीं शती के अंत में हिंदी के चिन्ह मिलने लग गए होंगे और इसी प्रकार धीरे धीरे हिंदी का विकास होना आरंभ हो गया था। आज हम अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देंगे।